नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपनो क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग प्रकृतिवाद लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे तो आधा वहां पे हो चुका था और आज हम उसको पूरा करके कंटिन्यू करके पूरा करेंगे। तो उसमें करना क्या है, हम लोगों ने क्या कर लिया था ये देखना है। पहले हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था थी ये देख ली थी, प्रकृतिवाद होता क्या है ये समझ लिया था, वह कितने प्रकार का होता है ये भी समझ लिया था। उसके बाद में हमने वहाँ पर देख लिया था कि शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार के हैं। शिक्षा में जो शिक्षक होते थे वो किस प्रकार से होते थे, या फिर अनुशासन किस प्रकार से था प्रकृतिवाद का, या फिर पाठ्यक्रम किस तरीके से निर्धारित हुआ था जो प्रकृतिवाद में था। और जैसा कि मैंने पिछले बताया था कि रूसो जो है प्रकृतिवाद के जो जनक माने जाते हैं, प्रकृतिवाद उन्हीं की देन है जिन्होंने ये बात बोली कि बच्चे की प्रकृति के अनुसार बताया, समझाया, सिखाया, पढ़ाया जाए, ना कि शिक्षक के अनुसार, जैसा कि आदर्शवाद में होता रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पर आए हों वो लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि लगातार सेमेस्टर्स की PDF और वीडियो यहाँ पर कराई जाती है, तो आपको उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का था प्रकृतिवादी में। देखिए, प्रकृतिवादियों की मूल धारणा थी कि जो विज्ञान है वो ही सारा सार है पाठ्यक्रम का। कहने का मतलब है, उनका कहना था, स्पेंसर एक महोदय हुए हैं जिन्होंने बात कही है कि विज्ञान के बिना जीवन जो है असंभव है या अधूरा है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि स्पेंसर के अनुसार विज्ञान द्वारा ही जीवन संभव है। कहने का मतलब है कि उनका मानना था यदि विज्ञान नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। तो पाठ्यक्रम को विशेषतः वैज्ञानिक रूप दिया गया था, आदर्शवाद में आध्यात्मिक रूप दिया गया था, और जो प्रकृतिवाद है वहाँ पर वैज्ञानिक रूप दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद में जो वैज्ञानिक रूप दिया गया उसमें भी कुछ मुख्य जो आपके विषय थे, उनमें आपका जो एक मुख्य विषय आता है जो गणित है, गणित वहाँ पर था मुख्य रूप से, रसायन था मुख्य रूप से वहाँ पर, भौतिकी था, जैविकी था, आज भी कई प्रकार के सब्जेक्ट वहाँ पर मूल रूप से पढ़ाए जाते थे। ठीक है, ये उनके पाठ्यक्रम में शामिल था, लेकिन जो भी पाठ्यक्रम में शामिल था वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक था। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है कि शिक्षण जो विधियाँ थी, क्योंकि हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं कि जो हमारी शिक्षण पद्धति है उसको शिक्षा को आदान प्रदान करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग शिक्षण विधि के द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाते हैं। तो प्रकृतिवादियों का मानना था कि शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जिनमें बालक जो है वो क्रियाशील रहे। बालक कैसा रहे? बालक जो है वो क्रियाशील बना रहे। कहने का मतलब है बालक को ऐसी गतिविधियां कराई जाए जिनमें बालक है वह क्रियाशील बना रहे। क्रियाशील बना रहने के लिए उन्होंने क्या बताया? करके सीखने की एक विधि बताई। करके सीखने की विधि को आप प्रयोग विधि भी कह सकते हैं कि स्वयं बालक एक प्रयोग करता है और प्रयोग से बालक सीखता है। दूसरी विधि जो उन्होंने बताई मॉन्टेसरी विधि। जैसे कि मॉन्टेसरी विधि आपको पता होना चाहिए कि मॉन्टेसरी विधि जो है वो मारिया मॉन्टेसरी की देन है। मारिया मॉन्टेसरी जो थी उन्होंने इसको इजाद किया था, उन्होंने इसका जो है खोज करके बनाया था। ये मुख्यतः बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अनुभव द्वारा सीखना। अनुभव द्वारा बालक कैसे सीखता है? जैसे मान लिया बालक ने कोई गलती की, उसे यह अनुभव प्राप्त हुआ कि ऐसा कार्य करने से वह गलती करेगा, तो वह पुनः उस कार्य को नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि वह अनुभव द्वारा अपने सीख चुका है कि यदि वह इस प्रकार से कोई कार्य करता है तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि बालक एक बार मोमबत्ती के ऊपर हाथ ले जाता है और उसे गर्माहट महसूस होती है और वो जल जाता है, तो इसका मतलब क्या है? वह पुनः जो है मोमबत्ती के ऊपर हाथ नहीं रखेगा, क्योंकि उसे एक बार का अनुभव प्राप्त है। यदि उसने ऐसा किया था तो वह जल गया था। ठीक है, उसके बाद में आपका कौन सी आती है? खेल द्वारा सीखना। देखिए, ये कुक महोदय की विधि है, खेल द्वारा सीखना, कई बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं प्रश्न कैसे बनेंगे आपके प्रकृतिवाद से। जैसे एक प्रश्न बन रहा है आपका कि प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, मतलब फिर आपको उसमें बताना होगा कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम था, क्या पाठ्यक्रम में शामिल था, किस तरीके से आप उसको अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, या आप अपने विचार में उसको किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछे शिक्षण विधियों के बारे में प्रकाश डालिए, तो आपको लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार की शिक्षण विधियां थी, क्या तरीके थे, कौन कौन सी पद्धतियों से पढ़ाई कराई जाती थी। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि आपका एक हुआ खेल द्वारा सीखना, कुल कुक महोदय की ये पद्धति है। ठीक है, तो खेल के द्वारा आपको जैसे पता है, आपने मान लेते हैं किसी बालक को आपको व्रत पढ़ाना है, छोटे बालक है
कक्षा 4, 5 के, 3 के, उन्हें व्रत पढ़ाना है। तो अब खेल के माध्यम से आप व्रत कैसे पढ़ाएंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक आपने लकड़ी का डंडा लिया और मैदान में उसको लगा दिया। उसके बाद में आपने एक रस्सी ली और बालक को पकड़ाया और बालक से कहा कि आप इसके चारों तरफ चक्कर लगाइए। तो जब वह चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो एक वृत्तनुमा सरफेस तैयार करेगा। तो ये विधि इस प्रकार से है कि बालक खेल भी रहा है और बालक पढ़ाई को समझ भी रहा है। तो उसको कहेंगे हम खेल विधि द्वारा सीखना। उसके बाद आखिरी में जो आपका आता है खोज विधि। खोज विधि जो है ये, इसको हम अन्वेषण विधि भी कहते हैं, ठीक है, इसको अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इसका जो खोज करता था वो आर्मस्ट्रांग ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इसको कहते हैं अन्वेषण विधि, खोज विधि। खोज विधि क्या है कि बालक स्वयं के द्वारा कुछ चीजें खोजता है और उसके बाद वह एक अनुभव प्राप्त कर लेता है कि उससे जो चीज़ खोजी है वह किस प्रकार से उसके लिए कार्यरत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में आपके आते हैं शिक्षक। देखिए, आदर्शवाद में शिक्षक को सर्वोपरि माना गया है, लेकिन इसका ठीक उल्टा प्रकृतिवाद में है। शिक्षक को उन्होंने गौड़ माना है, शिक्षक को उन्होंने गौड़ मान लिया है। कहने का मतलब है उन्होंने शिक्षक की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं बताई है, सिर्फ शिक्षक को हेल्पर मान लिया है कि आप सिर्फ सहायता करेंगे, पीछे रहकर पर्दे के, सामने से आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है। शिक्षक को इन्होंने गौड़ स्थान दिया है। ये बहुत बार पूछा गया है, प्रकृतिवाद में शिक्षक का स्थान और आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान, और हो सकता है इस पर आपको टिप्पणी भी लिखने को आ जाए 2 नंबर में, ठीक है। तो होता क्या है, अब ये क्या मानते हैं, अगर ये शिक्षक को गौड़ मानते हैं तो ये प्रमुख किसे मानेंगे? ये प्रमुख मानते हैं बालक की प्रकृति को। ये क्या कहते हैं, बालक की जो प्रकृति है यही उसका वास्तविक शिक्षक है, यही उसका वास्तविक शिक्षक है। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये जो इनका कहना है कि जो बालक प्रकृति रूप से करेगा, प्रकृति रूप किसकी, ये बाहर वाली प्रकृति नहीं, मैंने पिछले वीडियो में भी इस प्रकृति को अच्छे से समझाया था आपको। प्रकृति का मतलब है जो आपकी मूल प्रकृति है, ठीक है, जिस प्रकार से आप कार्य करते हैं उस प्रकृति की बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद में आपका आता है अनुशासन, ठीक है। देखिए, अनुशासन को प्रकृतिवादियों ने जो है वो कहा क्या है, अनुशासन को जो है प्रकृतिवादियों ने महत्व नहीं दिया है, अनुशासन को प्रकृतिवादियों ने महत्व नहीं दिया है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये कारण और परिणाम को मानते हैं, ये कारण और परिणाम को मानते हैं। कहने का मतलब है ये मानते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करेगा वह उस प्रकार का परिणाम झेलने के लिए तैयार रहता है, या उसका जो परिणाम होगा उसका वो सामना करने के लिए तैयार रहता है। बालक यदि अच्छे कार्य करेगा तो अच्छे परिणाम आएंगे, बालक यदि बुरे कार्य करेगा तो बुरे परिणाम आएंगे, ठीक है। इनका मानना यही है। उसके बाद में ये स्व अनुशासन पर बल देते हैं। स्व अनुशासन का मतलब है यदि बालक समझदार है, बालक अपने लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ कार्य करना चाहता है तो वह स्व अनुशासित होकर के अपने मार्ग पर आगे चलता रहता है। तो ये इनका मानने का तरीका है। ये अनुशासन को नहीं मानते और ये मुक्तात्मक सिद्धांत पर बल देते हैं। ये किस सिद्धांत पर बल देते हैं, ये मुक्तात्मक सिद्धांत। मुक्तात्मक सिद्धांत का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये प्राणी को स्वतंत्र मानते हैं। जब स्वतंत्र मानेंगे तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को स्वतंत्र करेंगे तो मुक्तात्मक हो जाता है, कि वो मुक्त है बंधन से, उसे ये बंधन नहीं है कि वह किस प्रकार के कार्य करे या इस प्रकार के कार्य ना करे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है इसके। चलिए, एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि प्रकृतिवाद ने शिक्षा को क्या दिया, मतलब प्रकृतिवाद की देन क्या है। तो प्रकृतिवाद की देन में जो पहला सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है आपकी बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा का पहले आधार क्या था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। बाद में इसको प्रकृतिवादियों ने किया बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि प्रकृतिवादियों का मानना था शिक्षा बालक के लिए है तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद में आपका आता है नवीन शिक्षण विधियों का स्थान दे दिया गया था। नवीन शिक्षण विधियों का मतलब है, कहने का मतलब जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपको करके सीखना, डाल्टन पद्धति या फिर खोज विधि या फिर अनुभव द्वारा सीखना, ये विधियां जो बताई हैं ये सब प्रकृतिवाद की देन है, ठीक है। प्रकृतिवाद में इनको एक स्थान दिया गया था। इसके बाद तीसरा आपका आता है, बहुत जरूरी है, प्रकृति की ओर लौटो। ये प्रकृतिवादियों का एक नारा है, ठीक है। कई बार पूछा गया है पेपर में, प्रकृति की ओर लौटो किसका नारा है, तो प्रकृतिवादियों का। या फिर पूछा जाता है प्रकृतिवादियों का मुख्य नारा क्या है, तो प्रकृति की ओर लौटो। कभी कभी इसका एक्सप्लेन आपसे करवाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो प्रकृति का अर्थ आपको सिर्फ बालक की प्रकृति से लेना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक शिक्षा।
पहले जो शिक्षा का आधार था वो लोकतांत्रिक नहीं था, बाद में इसको लोकतांत्रिक किया गया, तो ये लोकतांत्रिक आधार है। ठीक है, अब जो ये वर्तमान में है वो लोकतांत्रिक आधार है जो कि प्रकृतिवाद की देन है। उसके बाद में आपका आता है रुचियों एवं आवश्यकताओं पर बल। रुचियों एवं आवश्यकताओं पर बल का मतलब सीधा सा ये है कि बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर उसको पढ़ाया जाता था, उसको बताया जाता था और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे जिससे वह भावी जीवन के लिए तैयार हो सके। ठीक है, उम्मीद है आपका वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ना